हाय, हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपके सामने ऐसे स्टॉक्स लेके आएंगे जो अपनी इंडस्ट्री में मोनोपोलिस्ट स्टेटस रखते हो। अब मोनोपोलिस्ट स्टॉक्स का मतलब ये नहीं कि वो कंपनीज प्योर प्ले मोनोपोली हो, बट ऐसे स्टॉक्स जो अपने बिजनेस सेगमेंट में 50% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं। इस सीरीज से ना सिर्फ हम हिडन जेम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, बल्कि हम ये भी सीखेंगे कि इन कंपनीज में ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उन्हें अपने कंपेटिटर्स के ऊपर एक एज देते हैं। चलिए अब इस सीरीज के पहले स्टॉक की बात करते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी स्टॉक में इंटरेस्टेड होते हो, लेकिन जब आप उसकी लास्ट 5 इयर्स की प्राइस मूवमेंट देखते हैं तो आपको लगता है यार, लगता है मेरी ट्रेन छूट गई, क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी इतना ज्यादा रैली कर चुका होता है। हम सोचते हैं कि अब ये स्टॉक और कितना ही ऊपर जाएगा, राइट? ऐसा ही कुछ हुआ है उन इन्वेस्टर्स के साथ जिन्होंने हमारी आज की कंपनी को शायद लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 के मार्केट पीक पे नोटिस किया होगा, क्योंकि तब तक वो स्टॉक ऑलरेडी मार्च 2020 के लोज से रिकवर होकर मल्टी बैगर बन चुका था। लेकिन इन्वेस्टर्स को क्या पता था कि इस स्टॉक में अभी भी स्टीम बाकी थी, और इनफैक्ट ऐसा कहें कि इट वाज जस्ट गैदरिंग स्टीम। तो ये गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड की। पिछले साल अक्टूबर से लेकर अभी तक त्रिवेणी टर्बाइंस ने मार्केट को काफी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म करते हुए ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न्स दिए हैं। और खास बात यह है कि एनालिस्ट को अभी भी इस शेयर में फर्दर अपसाइड मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। भले ही आज ग्लोबल इकोनॉमी एक बहुत ही वीक फेज से क्यों ना गुजर रही हो, भारत की ग्रोथ स्टोरी जरूर मजबूत नजर आ रही है। और इसी ग्रोथ स्टोरी को ड्राइव करने में एक की रोल प्ले कर रहा है इंडिया में रिवाइव हो रहा इंडस्ट्रियल कैपेक्स। Has the capex cycle in India started in right earnest? That's the question we are asking. What are the signs? Non-food bank credit has jumped to 15.5% in the latest fortnight ended September 2nd. This is the highest since FY13. Secondly, the budget has committed a capital spending of 2.9% of the GDP, which is the highest in 18 years. Capacity utilization at companies is at 75.3%, RBI governor said, higher than the 10-year average. Corporate profits grew by 39% in FY22, I mean Nifty EPS, and corporate debt to GDP is at a 15-year low. So, are all these indicating that we are seeing signs of investment? और ये डेवलपमेंट्स त्रिवेणी टर्बाइंस की ग्रोथ से बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। जानना चाहेंगे कैसे? तो चलिए देखते हैं क्यों त्रिवेणी टर्बाइंस इंडिया में हो रहे कैपेक्स स्टोरी की बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है, और कैसे कंपनी का मार्केट शेयर आगे जाके और भी बढ़ सकता है। आज इंडिया में ऑलमोस्ट हर सेक्टर में कैपेक्स अनाउंस हो रहा है, और जब कंपनीज कैपेक्स करती हैं तो जाहिर है आने वाले समय में उनकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन कैपेक्स का इम्पैक्ट कंपनीज के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में रिफ्लेक्ट होते होते कई क्वार्टर्स निकल जाते हैं। तो ऐसे में त्रिवेणी टर्बाइंस कैसे बेनिफिट कर रही है? वेल, इंटरेस्टिंगली कुछ कंपनीज और इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो इन कैपेक्स साइकिल्स का डायरेक्ट लाभ उठाती हैं। ये कंपनीज अपनी बनाई हुई मशीनरी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गुड्स कैपेक्स करने वाली कंपनीज को बेचती हैं, और इन सप्लायर्स को हम कैपिटल गुड्स कंपनीज कहते हैं। बेसिकली जिस तरह ऑटो एंसिलरी कंपनीज ऑटोमोबाइल कंपनीज की ग्रोथ से बेनिफिट करती हैं, उसी तरह कैपिटल गुड्स कंपनीज इंडस्ट्रीज में हो रहे कैपेसिटी एक्सपेंशन की डायरेक्ट बेनिफिशरीज बनती हैं। जब भी कंपनीज अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करती हैं तो उन्हें अपने एनर्जी कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए कैप्टिव पावर जनरेटर्स की जरूरत होती है। कैप्टिव पावर जनरेटर्स वो होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को एक लोकलाइज सोर्स ऑफ पावर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टीम पावर प्लांट, गैस टर्बाइन प्लांट, डीजल इंजन प्लांट एक्सेट्रा। कैप्टिव पावर प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो उसकी मार्केट साइज हम जनरली मेगावाट्स में नापते हैं। कैपेक्स स्लो डाउन की वजह से इंडिया में कैप्टिव पावर प्लांट्स का मार्केट साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होकर फिस्कल 2021 में 700 से 800 मेगावाट तक श्रिंक हो चुका था। लेकिन हाल ही में जैसे कि हमने देखा, कैपेक्स प्लांट्स में ग्रोथ होने के साथ ही कैप्टिव पावर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, जिसका मार्केट साइज आज 1200 मेगावाट तक पहुंच चुका है। स्ट्रिंजेंट एनवायरनमेंट और ESG नॉर्म्स के चलते कंपनीज अपने कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना चाहती हैं। इसलिए कंपनीज अपनी प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होने वाली हीट या स्टीम को पावर जनरेट करने में यूज करना चाहती हैं। इससे कैप्टिव पावर जनरेशन की डिमांड राइज हो रही है। इसके अलावा एक और कारण है उनसे मिलते फाइनेंशियल बेनिफिट्स, बिकॉज उनसे कैपेक्स करने वाली कंपनीज के ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ कंपनीज की एक्सटर्नल पावर प्रोवाइडर्स पर डिपेंडेंसी भी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन इन सब में त्रिवेणी
कमी कहाँ पे आती है? तो बेसिकली पावर जनरेशन में इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइन्स एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं और प्रेजेंट कैपेक्स रिवाइवल के चलते इन कैप्टिव पावर प्लांट्स के साथ साथ उनमें यूज होने वाले इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइन्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। एंड गेस व्हाट, त्रिवेणी टर्बाइन्स के नाम से ही अब आप समझ गए होंगे कि कंपनी इन स्टीम टर्बाइन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब अगर स्टीम टर्बाइन इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग सेगमेंट्स हो सकते हैं। ब्रॉडली देखें तो हम इंडस्ट्री को 0 से 30 मेगावाट, 30 से 100 मेगावाट जैसी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब टर्बाइन्स का साइज और कैपेसिटी बेसिकली डिपेंड करता है कि एंड यूजर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है और कितने बड़े स्केल पे है। इंटरेस्टिंगली ग्लोबल स्टीम टर्बाइन मार्केट 2012 से 2021 के बीच में 8% पर एनम के रेट से डिक्लाइन हुई है। लेकिन इसी को फर्दर एनालाइज करें तो हमें पता लगता है कि जहां ओवर 100 मेगावाट का सेगमेंट 10% CAGR के रेट से शार्पली डिक्लाइन हो रहा है, वहीं बिलो 100 मेगावाट का सेगमेंट सेम पीरियड में 3% से ग्रो हुआ है। तभी तो डोमेस्टिक 0 से 30 मेगावाट स्टीम टर्बाइन मार्केट में ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर रखने वाली त्रिवेणी टर्बाइन्स आज एक स्वीट स्पॉट पर पाई जा सकती है। इसके अलावा कंपनी के चेयरमैन काफी कॉन्फिडेंट हैं कि वो 30.1 से 100 मेगावाट के सेगमेंट में भी अपना मार्केट शेयर बड़ी तेजी से ग्रो करेंगे। फूड पैकेजिंग, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पल्प एंड पेपर, शुगर एंड डिस्टिलरीज, ऑयल एंड गैस, बायोमास, सीमेंट और स्टील, आप जिन जिन सेक्टर्स के बारे में सोच तक नहीं सकते उन सभी में आज के दिन स्टीम टर्बाइन्स का यूज हो रहा है और इसलिए इन सेक्टर्स में बढ़ते कैपेक्स से सीधा फायदा त्रिवेणी टर्बाइन्स को हो रहा है। लेकिन अब नेचुरली आपके मन में एक सवाल आया होगा कि त्रिवेणी टर्बाइन्स में ऐसी तो क्या खास बात है कि जो वो इंडिया की स्टीम टर्बाइन्स मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर एंजॉय करती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। त्रिवेणी टर्बाइन्स पहले त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज का पार्ट हुआ करती थी। फिर 2011 में कंपनी डीमर्ज होके एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के फॉर्म में स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुई। 50+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ त्रिवेणी टर्बाइन 0 से 30 मेगावाट रेंज के इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में एक डोमिनेंट प्लेयर है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कंपनी टर्बाइन्स के इंस्टॉलेशन, आफ्टर सेल्स सर्विस और रिफर्बिशमेंट में भी क्लोजली इन्वॉल्व रहती है। त्रिवेणी के दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बेंगलुरु में हैं, एक पीनिया में और दूसरा है सोमपुरा में। इनमें से पुराना प्लांट पीनिया में है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करीबन 150 यूनिट्स ऑफ टर्बाइन पर ईयर की है। और बात करें सोमपुरा की मॉडर्नाइज्ड और ऑटोमेटेड प्लांट की तो उसकी टर्बाइन मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी कुछ 275 यूनिट्स पर ईयर की है, वो भी अगर हम सिर्फ सिंगल शिफ्ट के इक्विवेलेंट काम की बात करें तो। टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्सिटीज को कंसिडर करें तो ये बहुत ही इंप्रेसिव नंबर्स हैं। स्टीम टर्बाइन्स बहुत ही कस्टमाइज्ड और हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट माने जाते हैं और इसी वजह से ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी लो मेगावाट रेंज ऑफ टर्बाइन्स में बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स हैं। और इसी का पूरा फायदा उठाते हुए कंपनी 0 to 30 मेगावाट डोमेस्टिक मार्केट में अराउंड 60% मार्केट शेयर के साथ लीडरशिप पोजीशन एंजॉय करती है। दिलचस्पी की बात यह है कि सीमेंस इंडिया जो इस मार्केट में दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है वो 30 से 35% मार्केट शेयर कवर करता है। यानी कि इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइन इंडस्ट्री आज एक ड्यूओपोलिस्टिक इंडस्ट्री बन के रह गई है। बाकी का शेयर भेल, मैंट्योर्बो और कुछ जापानीज या यूरोपियन प्लेयर्स में बटा हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स इन दो कंपनीज के कंपैरिजन में उनका मार्केट पर होल्ड नेग्लिजिबल माना जा सकता है। इंटरेस्टिंगली सीमेंस इंडिया जो कंपनी इंडिया में आज सेकंड नंबर पे है वो ग्लोबली एक मार्केट लीडर है, लेकिन त्रिवेणी टर्बाइन्स ग्लोबल लेवल पे भी पीछे नहीं है। 20% मार्केट शेयर के साथ वो सीमेंस को अच्छी टक्कर दे रही है। कंपनी ने अपनी 50 इयर्स की हिस्ट्री में 75+ कंट्रीज में अक्रॉस 5000+ स्टीम टर्बाइन्स इंस्टॉल किए हैं। और इसी के साथ कंपनी की ओवरऑल सेल्स में एक्सपोर्ट्स अच्छा वेटेज कवर करते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में त्रिवेणी मोस्टली यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया को कवर करती है। गौर करने वाली बात यहाँ है कि कंपनी डोमेस्टिक मार्केट के कंपैरिजन में फॉरेन मार्केट से ज्यादा अच्छे मार्जिन अर्न करती है। अब कंपनी का ओवरव्यू तो हमें मिल गया, चलिए अब डिटेल में समझते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में और कैसे कंपनी ने अपने लिए एक कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट किया है। चलिए एक एक करके कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स देखते हैं। सबसे
सबसे पहले बात करते हैं 30 से 100 मेगावाट स्पेस की। 2010 में त्रिवेणी ने जनरल इलेक्ट्रिक या जीई के साथ एक जॉइंट वेंचर किया था। इस जॉइंट वेंचर के जरिए दोनों कंपनीज अपनी टेक एक्सपर्टीज शो करते हुए त्रिवेणी के पुराने बेंगलुरु वाले प्लांट में जीई त्रिवेणी ब्रांडेड टर्बाइंस की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। डोमेस्टिक मार्केट की जिम्मेदारी त्रिवेणी टर्बाइंस के पास थी और इंटरनेशनल मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जीई के पास। शुरुआत में ये जोड़ी काफी प्रॉमिसिंग लग रही थी, लेकिन आगे जाके ये जेवी ने काफी अंडर परफॉर्म किया, मेनली बिकॉज इनको इंटरनेशनल ऑर्डर्स नहीं मिले। इसके चलते त्रिवेणी टर्बाइंस ने जीई के अगेंस्ट ये दावा किया कि इस जॉइंट वेंचर को उन्होंने ग्लोबल मार्केट्स में ठीक से प्रमोट नहीं किया था, जिसकी वजह से कंपनी की इंक्वायरीज और सेल्स पर काफी असर हुआ है। दोनों ही कंपनी इस बात को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी के पास भी गई। The last 2 years we have had disputes with our JV partner, which is General Electric and Baker Hughes, on our joint venture, and we're happy to report that those disputes have now been put to rest. The net settlement agreement that we had arrived upon is 200 crores to Triveni Turbine's favor. अंत में जीई को त्रिवेणी को हुए नुकसान के लिए 200 करोड़ रुपए का सेटलमेंट अमाउंट देना पड़ा और 2021 में त्रिवेणी ने जीई का पूरा स्टेक 80 मिलियन रुपीस में खरीद लिया था। इन हालातों के बाद अब जाकर कंपनी के लिए ग्लोबल मार्केट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कंपनी अब इंडिपेंडेंटली अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर पाती है। ग्लोबल स्केल पर अगर हम बात करें तो 30 से 100 मेगावाट टर्बाइंस का मार्केट साइज 0 से 30 मेगावाट टर्बाइंस के मार्केट साइज से 1.5 टाइम्स बड़ा माना जा सकता है। कंपनी की यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में ऑलरेडी एक अच्छी ब्रांड इमेज है और इसी बात का फायदा उठाते हुए कंपनी अपने 30 से 100 मेगावाट टर्बाइंस को इन मार्केट्स में सेल कर रही है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को 30 से 100 मेगावाट टर्बाइंस के लिए एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल ऑर्डर भी मिला है, जो साउथ कोरिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर से आया है। इस सेगमेंट में डिमांड मेनली उन कंपनीज और सेक्टर्स से आती है जिनकी कैपेक्स डिमांड काफी ज्यादा रहती है या फिर जो बाय नेचर ही काफी बड़ी होती हैं। हालांकि इस सेगमेंट में कंपनी को फिलहाल ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही है, लेकिन स्टील और सीमेंट सेक्टर्स में चल रहे हैवी कैपेक्स की वजह से त्रिवेणी के 30 से 100 मेगावाट टर्बाइंस की डिमांड आगे जाके बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कंपनी के दूसरे बड़े ही इंटरेस्टिंग बिजनेस सेगमेंट की। कंपनी ने हाल ही में एपीआई यानी कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कंप्लायंट ड्राइव टर्बाइंस की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। एपीआई कंप्लायंट टर्बाइंस मेनली ऑयल एंड गैस के सेक्टर में यूज किए जाते हैं। एपीआई टर्बाइंस इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइंस से काफी अलग होते हैं। एक तरफ स्टीम टर्बाइंस पावर जनरेट करने के लिए यूज होते हैं, दूसरी तरफ एपीआई टर्बाइंस रिफाइनरीज और प्रोसेसिंग प्लांट्स में पंप्स, कंप्रेसर्स एंड जनरेटर्स को चलाने में यूज होते हैं। एपीआई टर्बाइंस ने त्रिवेणी के लिए ऑयल एंड गैस जैसी नई इंडस्ट्री के साथ साथ नई जियोग्राफीज जैसे कि मिडिल ईस्ट के दरवाजे भी खोल दिए हैं। एपीआई टर्बाइन साइज में रिलेटिवली काफी छोटे होते हैं और उनमें कस्टमाइजेशन की नीड भी कम रहती है, इसलिए उनकी डिलीवरी टाइमलाइन भी कम हो जाती हैं। तभी ये सेगमेंट त्रिवेणी टर्बाइन के प्रॉफिट्स तो बढ़ाता ही है, लेकिन उनके वर्किंग कैपिटल डेज भी रिड्यूस करने में काम आता है। ये फैक्टर उनके बिजनेस ऑपरेशंस के लिए बहुत ही पॉजिटिव माना जा सकता है। वर्किंग कैपिटल डेज इंडिकेट करते हैं कि कंपनी को अपने वर्किंग कैपिटल या ऑपरेटिंग कैपिटल को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने में कितने दिन लगते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात इस बिजनेस सेगमेंट की ये है कि ये एक कंसल्टेंट ड्रिवन इंडस्ट्री में प्रोडक्ट सप्लाई करता है। इसका मतलब है कि कंपनी द्वारा अपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना काफी जरूरी हो जाता है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग अफेयर होता है। कंपनी ने सिर्फ 5 साल पहले ही इस सेगमेंट में एंट्री की थी, लेकिन इस सेगमेंट में मौजूद स्ट्रिक्ट मेजर्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की वजह से आज कंपनी को 90% रिफाइनरीज, कंसल्टेंट्स और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी कि OEMs ने एक अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज एपीआई प्रोडक्ट सप्लायर की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। ये अपने आप में एक कंपेटिटिव एडवांटेज है जो उन्हें कंपटीशन से प्रोटेक्ट करता है। अपने पास मौजूदा हाई बैरियर्स टू एंट्री कंपनी को आगे जाके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने में मदद करेंगे। कंपनी के की डोमेस्टिक क्लाइंट्स की लिस्ट में IOCL, BPCL एंड HPCL जैसे नाम शामिल हैं। कंपनी के पास ओवरसीज मार्केट में मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एंड लैटिन अमेरिका से भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर इस सेगमेंट में कंपनी के लिए काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि कंपनी के पास एक अच्छी इंक्वायरी पाइपलाइन है और साथ ही साथ एक बड़ी मात्रा में कस्टमर अप्रूवल्स भी अवेलेबल हैं। त्रिवेणी ने एपीआई, स्टीम टर्बाइंस जैसे हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट्स सिमिलर एफिशिएंसी के साथ लोअर कॉस्ट में किसी
किसी भी इंटरनेशनल पार्टनर के सपोर्ट के बिना डेवलप किए हैं। ये कंपनी की स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कैपेबिलिटीज को शोकेस करता है। चलते हैं अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कंपनी के लिए एक और हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस सेगमेंट है उनकी आफ्टर मार्केट सर्विसेज। इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइंस के सेगमेंट में आफ्टर मार्केट सर्विसेज त्रिवेणी के रेवेन्यूज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है और ये सेगमेंट काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल भी माना जाता है। कंपनी आफ्टर मार्केट सर्विसेज में स्पेयर पार्ट्स, टर्बाइंस के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस, पुराने टर्बाइंस के रेट्रोफिटिंग और रिफर्बिशमेंट जैसी सर्विसेज देती है। कंपनी ना सिर्फ अपने बनाए हुए टर्बाइंस को देखती है बल्कि दूसरे प्लेयर्स के बनाए हुए टर्बाइंस के लिए भी मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। इंटरेस्टिंगली, एक टर्बाइन के लाइफ टाइम में आफ्टर मार्केट सर्विसेज त्रिवेणी के लिए टर्बाइन के ओरिजिनल सेल के वैल्यू से 2 से 2.5 टाइम्स तक का रेवेन्यू ला सकती है, वो भी मिनिमम एक्सपेंसेस करके। इस सेगमेंट की मदद से कंपनी अपने ओवरऑल मार्जिन्स काफी अच्छे से मेंटेन कर पाती है एज कंपेयर टू द कंपेटिटर्स। बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। जहां सारी इंडस्ट्रीज पे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वहीं ये पूरी सिचुएशन कंपनी के लिए फायदे में कन्वर्ट हो रही है। आज के इस बढ़ते हुए डॉलर डेप्रिशिएटिंग रुपी सिनारियो में कंपनी काफी अच्छे स्पॉट में प्लेस्ड है। इसका मेन रीजन है कंपनी का एक्सपोर्ट से आने वाला रेवेन्यू का हैवी कंट्रीब्यूशन और दूसरा रीजन है कंपनी को अपने टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी भी तरह की इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ रही है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग में जो मटेरियल्स या पार्ट्स यूज होते हैं वो कंपनी मेनली लोकल मार्केट से ही सोर्स कर लेती है। मुश्किल से सिर्फ 10% ऑफ टोटल मटेरियल कॉस्ट का सामान कंपनी को इंपोर्ट करना पड़ता है और इसके सामने कंपनी के एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है और आगे चल के कंपनी के एक्सपोर्ट्स में और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और इसके पीछे का मेन कंट्रीब्यूशन 30 से 100 मेगावाट टर्बाइंस और एपीआई टर्बाइंस होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट से पुराने टर्बाइंस के रिफर्बिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी त्रिवेणी टर्बाइन को काफी हेल्प कर रहे हैं। तो ये थे कंपनी के मेजर बिजनेस सेगमेंट्स जो कंबाइन होकर कंपनी को एक कंपेटिटिव एडवांटेज देते हैं। लेकिन सिर्फ बिजनेस इंटरेस्टिंग साउंड करने से क्या होगा, जब तक कंपनी को ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तब तक रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा, और अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो फिर इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी को आखिर ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं या नहीं। 5000 प्लस टर्बाइंस के सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन के साथ कंपनी 75 प्लस कंट्रीज में मौजूद है और कंपनी को इन क्लाइंट से रिपीट ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो जून 2022 के एंड तक कंपनी के पास 1070 करोड़ रुपीस की ऑर्डर बुक थी, जिसमें से 360 करोड़ रुपीस का एक ऑर्डर कंपनी को जून क्वार्टर में ही मिला था। कंपनी के ऑर्डर्स मेनली शुगर, डिस्टिलरीज, सीमेंट एंड स्टील जैसी इंडस्ट्रीज से आते हैं, मगर इंटरनेशनल मार्केट में आजकल रिन्यूएबल्स, वेस्ट टू एनर्जी जैसे सेगमेंट्स में काफी ऑर्डर इनफ्लोज आते हैं और इसलिए कंपनी के लिए एक अच्छी बात यह है कि कंपनी का ऑलमोस्ट 75% बिजनेस रिन्यूएबल या नॉन फॉसिल फ्यूल सेगमेंट से आ रहा है। यूरोपियन यूनियन और दूसरे देश में बढ़ रहे एनर्जी क्राइसिस, फ्यूल कॉस्ट और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ हो रहे एक्टिव शिफ्ट की वजह से कंपनी को फॉरेन डील्स मिलने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में त्रिवेणी टर्बाइंस के डोमेस्टिक ऑर्डर इनफ्लो 66% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुए और एक्सपेक्टेड है कि कंपनी के डोमेस्टिक ऑर्डर इनफ्लोज इस हाई बेस के बावजूद अगले 3 सालों में मिड 3% CAGR से ग्रो करेंगे। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर देखते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, त्रिवेणी के लास्ट ईयर की टॉप लाइन और बॉटम लाइन में एक शार्प स्पाइक देखने को मिला है। हालांकि नेट प्रॉफिट में आई इस एबनॉर्मल राइज के पीछे कंपनी को DI नेदरलैंड्स PV से सेटलमेंट में मिले लगभग 200 करोड़ रुपए का वन टाइम कंट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंडस्ट्री कंपेटिटर्स से कंफर्टेबली हेल्दी दिख रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन की वजह से कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर भी काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू का ट्रेंड भी क्लियर है। कंपनी ने दोनों ही फ्रंट्स पे एक कंसिस्टेंट ग्रोथ शो की है। तो ये थे कंपनी के नंबर्स जो एविडेंटली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि हर सिक्के के 2 साइड होते हैं, उसी तरह इस कंपनी के सामने भी कुछ रिस्क और चैलेंजेस हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग से ही देखा, इस बिजनेस की ग्रोथ सबसे ज्यादा डिपेंड करती है दूसरे सेक्टर्स में होने वाले इन्वेस्टमेंट्स और कैपेक्स प्लान्स पर। इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप जो कंपनीज के लिए की मार्केट्स हैं, इनमें कोई भी टाइप के स्लो डाउन का सीधा असर कंपनी पर पड़ सकता है। कुछ समय से ग्लोबली चल रही जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर कंपनी के बिजनेस एरियाज जैसे कि यूरोपियन यूनियन में होती है तो ये कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है।
एक और रिस्क ये है कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि किस तरह ग्लोबली स्टीम टरबाइन मार्केट एक डिक्लाइन में है। 2012 से 2021 तक ग्लोबल स्टीम टरबाइन 8% CAGR के रेट से कॉन्ट्रैक्ट हुई है और 100 मेगावाट प्लस का सेगमेंट 10% के रेट से डिक्लाइन हुआ है। त्रिवेणी टरबाइंस और इंडस्ट्री के लिए एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि 100 मेगावाट से कम के सेगमेंट ने सेम पीरियड में 3% की एनुअल ग्रोथ रजिस्टर की है, लेकिन ऑफ कोर्स 3% की ग्रोथ भी ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है। इसलिए त्रिवेणी टरबाइन के लिए अपने बिजनेस सेगमेंट्स डाइवर्सिफाई करना और रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट को लेवरेज करना काफी क्रिटिकल बन जाता है। चलिए अब जानते हैं कि रीसेंट टाइम में कंपनी का स्टॉक मूवमेंट कैसा रहा है। अब आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से मार्केट इन्वेस्टर्स को किस तरह रोलर कोस्टर राइड्स करवा रहा है, लेकिन ऐसे समय में भी जब इंडिया के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स ने लास्ट 3 मंथ्स में सिर्फ 7% रिटर्न्स दिए हैं, वहीं त्रिवेणी टरबाइंस ने अपने इन्वेस्टर्स को 68% रिटर्न्स दिए हैं। माना कि कंपनी के लिए काफी चीजें फेवरेबल हैं, लेकिन फिर भी मार्केट वोलेटिलिटी के बीच कंपनी ने मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट के अगेंस्ट ऐसे रिटर्न्स कैसे दिए? जवाब है हाल ही में हुई एक मेजर ब्लॉक डील। एक्चुअली कुछ समय पहले ही कंपनी में एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जिसमें ऑलमोस्ट 21.8% स्टेक के बराबर शेयर्स एक्सचेंज हुए थे। जी हाँ, 21.8% स्टेक। प्रोमोटर ग्रुप कंपनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना पूरा स्टेक कंपनी में से सेल कर दिया था। पर इसमें देखने वाली बात यह थी कि ये स्टेक फिर खरीदा किसने? इस पूरे स्टेक में से 10% तो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स ने ही खरीदा है। ये मूव मेनली दोनों ही कंपनीज की सक्सेशन प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए और वैल्यू अनलॉकिंग के हिसाब से देखा जा रहा है। इस प्रोमोटर के स्टेक बाइंग के अलावा बाकी का स्टेक कई बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स जैसे कि GIC और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी कि ADIA, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नोम्यूरा और प्लूटस और दूसरे म्यूचुअल फंड्स जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड और इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने बाय किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। त्रिवेणी टरबाइंस जरूर एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है और उसका शेयर प्राइस ही रिफ्लेक्ट भी करता है, लेकिन क्या वो अपना मैग्निफिसेंट रन कंटिन्यू कर पाएगी? क्या लगता है आपको? कमेंट्स में जरूर बताइए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल्स के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी, बिजनेस से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.